This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आपने थर्ड देखा होगा। ये उसके कॉन्टिन्यूटी में है, द सॉल्यूशन फोर्थ। हमने लास्ट सेशन में, थर्ड सेशन में देखा कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उनमें से एक होगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन। हमने इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड देखा। Solids and liquid, factors affecting solubility of solids and liquid, हमने टेम्परेचर और नेचर को देखा। प्रेशर कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं डालता है solubility of solids in liquid। अभी थोड़े समय के बाद रॉल्स लॉ और उसके बाद फिर मिलेंगे इनको। अभी हम टारगेट लेके चल रहे हैं आज के सेशन का गैसेस एंड लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, जैसे कि ब्लड, एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, इवन सादा पानी जो हम पीते हैं उसके अंदर भी तो गैसेस घुली हुई हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है। सो लेट्स मूव अहेड विद न्यू सेशन, राइट? चलिए बातें बीच में करते रहेंगे। हम आपको सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड पे फोकस लेके जाने वाले हैं। देखते हैं solubility of gases in liquid. Gases dissolve liquid to form homogeneous solution। एंड याद रखना, गैसेस की डेजोल्यूशन लिक्विड्स के अंदर जनरली एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक होने का मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। आपने शायद सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ठंडा सर्व करना चाहिए गैसेस के लिए। अभी और बताता हूँ। मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन dissolved to a small extent in water। क्यों हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं? Because oxygen is a life giving gas। The natural water contain dissolved oxygen which is essential for maintaining all aquatic life in lakes, rivers, sea, etc. The different gases are soluble in water to different extent। Some gases are also soluble in ethyl alcohol, ether, benzene। The solubility of a gas in a particular liquid may be expressed as solubility of gas in a particular liquid may be expressed as volume of the gas in centimeter cube converted STP, STP standard temperature pressure, that can dissolve in a fixed volume of the liquid to form the saturated solution at given temperature। गैस कितनी सीसी डिसॉल्व कर सकती है फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकती है, उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कहते हैं। बट आईयूपैक नॉर्मली सॉल्युबिलिटी के लिए मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन चलता है। आपको याद होगा मोलैरिटी मोल पर लीटर, मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड द नंबर ऑफ मोल्स जो लिक्विड के होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility ऑफ गैस इन लिक्विड, एक तो होगा नेचर। नेचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है तो है, बट फिर भी हम उसके बारे में आपको पढ़ा देंगे। टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालना शुरू कर देगा solubility ऑफ लिक्विड्स के ऊपर। तो एक एक करके ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। हम पहला टॉपिक नेचर को देख रहे हैं। क्लास 11th में आप लोगों को एक वैन डर वाल कांस्टेंट करवाया जाता है गैसियस स्टेट के अंदर, वैन डर वाल कांस्टेंट ए। वैन डर वाल कांस्टेंट ए इज measure of holding forces। More holding forces in between the gas, the more is going to be A। तो ए एक तरीके से पैरामीटर है जिसको अगर ज्यादा है आपको पता लग जाएगा कि फला गैस जिसके लिए ए ज्यादा है वो ज्यादा घुलेगी, और जिसके लिए ए कम है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम उनके लिए आपको याद होगा ए तकरीबन 0 होता है वैन डर वाल कांस्टेंट, इसके लिए वो पानी में किसी भी सॉलिड में बहुत कम घुलती है। तो जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, जो आसानी से लिक्विड बन जाती हैं,
बेसिकली बेटे वो ये होती हैं जिनका वैन डर वाल कांस्टेंट A होगा। एग्जांपल्स SO3, मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, HCl. They dissolve better than gases which cannot be liquefied like hydrogen and helium. जिनका वैन डर वाल कांस्टेंट बड़ा है वो ज्यादा घुलेंगी एज कंपेयर टू जिनका वैन डर वाल कांस्टेंट कम है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, नेचर के अंदर ही। gases which react with water dissolve more than gases which do not react with water. फॉर एग्जाम्पल देखो अमोनिया हो गया, वो पानी के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, तो आप अमोनिया और डालते जाइए वो घुल के आगे कुछ कंपाउंड बनाता चला जाएगा, राइट। अमोनिया फॉरवर्ड की तरफ जाती रहेगी। HCl गैस है, वो पानी के अंदर जाके HCl एसिड आयनिक कंपाउंड बना देती है, तो आप HCl डालते चले जाइए, उनकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, एज कंपेयर टू मीथेन जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, उनके मुकाबले बच्चों ज्यादा ही होने वाली है। तो हम आपको करवा क्या रहे हैं, हम आपको करवा रहे हैं solubility of the gas in liquid depends upon nature of the solvent। हम आगे लेके जा रहे हैं सेकेंड फैक्टर के ऊपर, टेम्परेचर को लेके आ रहे हैं बेटे, द टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर पहले भी क्या, अब डिटेल में डिस्कस करता हूं। डेसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। इंपॉर्टेंट है बेटे, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद है थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होंगे, फॉरवर्ड में जाएंगे। देयरफॉर ये पर्टिकुलर रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो टेम्परेचर के घटाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस बढ़ेगी। नाउ यू नो द रीजन। कोल्ड ड्रिंक्स आपने कभी उबाल के नहीं पिए होंगे, सर्दी के दिनों में भी आप उनको ठंडा ही पिएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो ठंडे हैं तो उनके अंदर गैस डिजॉल्व ज्यादा है, और अगर गैस डिजॉल्व ज्यादा है तो उनका टिंज या उनका टेस्ट है जिसकी वजह से आप उसको पी रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। Aquatic life is more comfortable in cold climates than in warmer climates. Why बच्चों? कि आप अगर ठंडे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व करेगी, ज्यादा डिजॉल्व करेगी तो लाइफ ज्यादा कंफर्टेबली वहां पे अपने आप को सस्टेन, मेंटेन, रिप्रोड्यूस कर पाएगी। एज कंपेयर टू अगर आप कहीं अफ्रीका के किनारे कहीं पे अगर आप सी में देखें तो वहां पे जीव तो होते हैं बट उतने नहीं होते हैं जितने ठंडे एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो मैं आपको टेम्परेचर इफेक्ट में ये कहने की कोशिश कर रहा था। अब तीसरा इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, रदर इसी के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, दैट इज द प्रेशर। यहाँ पे हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ करवाने वाले हैं। हेनरीज लॉ प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान है। यस, आपने सही सुना, आसान है। ये आपको कहेगा कि अगर आप लो प्रेशर की जगह पे गैस का प्रेशर बढ़ाएं उसके सरफेस के ऊपर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा फैक्ट्री में पैक किए जाते हैं तो वो उनके ऊपर उस गैस का, इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा देते हैं, और जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ता है तो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कह लीजिए, ग्राम कह लीजिए, मोलैरिटी कह दीजिए, बढ़ती है। देखिए हेनरीज लॉ प्रेशर इफेक्ट के नीचे हम लेके आए हैं बेटे। हेनरी लॉ सेज एज प्रेशर of the given gas on the surface of the liquid increases, solubility of that gas in the liquid increases। कुछ वर्ड का ध्यान दीजिएगा, pressure of the given gas, right? pressure of the given gas, कार्बन डाइऑक्साइड को घोलना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देखेंगे हम किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अगर लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर, दबाव बढ़ाएं तो वो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है गिवन लिक्विड के अंदर। दैट इज m is mass of the gas dissolved is directly proportional to pressure of the gas, याद रखना, on the surface of the liquid। तो अगर मैं इस रिलेशन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है,
m is equal to kh into p, where kh is known as बच्चों Henry's constant, the Henry's constant. तो m is equal to kh into p, ये रिलेशन लिख लीजिएगा, काम आएगा, रफ में लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने याद तो नहीं करना है, हमने इसको बार बार रिपीट करना है, ठीक। अल्टरनेटिवली हम मास की जगह पे x मोल फ्रैक्शन भी लेके चलते हैं, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, उल्टा भी कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ही बात है। तो P इज इक्वल टू KH इनटू x। मैं चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक में रफ में ये रिलेशन वन जिसके ऊपर मैंने लिखा है कॉपी करें। P इज इक्वल टू KH इनटू x, where P is pressure, X is the mole fraction, X कर दो, कई कर दो, आपकी श्रद्धा है, और KH is the Henry's constant। ध्यान दीजिएगा, units of KH is atmosphere बार pressure वाले, P is equal to KH into X, तो X लिखना था बेटे, X लिख दो, कई लिख दो, आपकी श्रद्धा है। तो KH के जो यूनिट्स होंगे वो एटमॉस्फेयर के होंगे, बार के होंगे, पास्कल के होंगे, mm के होंगे, या सो ऑन। व्हाई? बिकॉज जो ये साइड है वो एटमॉस्फेयर है, मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स होते नहीं है, तो हमारे पास जो KH के यूनिट हैं वो ये वाले हमने आपको बताए हैं। नाउ द KH is characteristic of a gas. KH depends upon gas. ये हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। हाइड्रोजन के लिए जो KH की वैल्यू होगी, हो ही नहीं सकता है वो हीलियम के बराबर हो ही नहीं सकता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो। They will be all unequal because कुदरत ने कोई भी दो गैसेस होल्डिंग फोर्सेस सेम नहीं बनाई हैं, राइट। और तीसरी चीज, अगर KH की वैल्यू बढ़े तो X की वैल्यू क्या करेगी? कम होएगी। अरे ये कांस्टेंट है ना, मान लीजिए 50 है तो ये 50 है, तो अगर KH की वैल्यू बढ़ी तो साई गलत बोल गया है, काई या X बोलिए, मोल फ्रैक्शन घटेगी। इसका मतलब दैट इज एज KH increases, solubility of gas increases, decreases। एक मिनट ऐसे करना था, सॉरी, decreases, दोबारा लिख देता हूँ, decreases। प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत बार पूछा गया है। The more the KH, the lesser the solubility of the given gas. Please don't forget, KH जितना बड़ा होगा, solubility of the gas उतनी ही कम होएगी। देखिए यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ से इस वक्त HCl गैस रखी है, और इस वक्त मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन, पानी के अंदर अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो वो HCl अपना रूपरेखा चेंज कर जाएगा, वो हम आपको नहीं कराएंगे। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करती हमारे पास जा रही है। तो स्लोप इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे दिखाया है। आप यहां से भी देख सकते हैं, मास ले लीजिए और प्रेशर ले लीजिए, एक ही बात है। KH इज इक्वल टू P के बराबर, M इज इक्वल टू KH इंटू P आ जाएगा, राइट डियर। चल सकता हूं आगे, दोबारा कह रहा हूं, एज द KH की वैल्यू बढ़ेगी, solubility ऑफ द गैस क्या होएगी? कम होएगी। बच्चों ये समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंस की वजह से इसको से करके समझा देता हूं। ऐसे ही बोल दिया बेटे, P KH इंटू X, ऐसे ही बोल दिया, राइट। कोई यूनिट्स का ध्यान नहीं करूंगा। से दिस इज 500, दिस इज 200 into 2.5, one case. Let KH increase 500, it is let it be 400, तो ये अब कितना आ जाएगा? 1.25। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? The X decreases। एक बार और पेन कलर चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, राइट। Let KH increase more, इसके मुकाबले
तो राइट हैंड साइड को तो सेम ही रखना से ऐसे ही बोल दिया बेटे 500 इंटू 1, राइट, इसको 3 बोल देते हैं। दैट इज KH increases, the X decreases, तो solubility क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मेरे बच्चों ये बहुत 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 बार आपने देखा हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, सोचो, अभी अभी आपको बताया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से solubility क्या करेगी, कम होएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज होएगी। देखिए प्लीज बोर्ड के ऊपर जहां पे मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक, याद नहीं करना, स्ट्रिक्टली मना किया मैंने। हीलियम के लिए इट इज 145 पढ़ लेते हैं, और हाइड्रोजन के लिए 69। तो हीलियम और हाइड्रोजन में से बेटे कौन सी गैस हमारे पास गिवन सॉल्वेंट के अंदर लेस सॉल्युबल होएगी, द हीलियम, के की वैल्यू बड़ी है, राइट। दोबारा देखते हैं, अब आप देख के बताइएगा दोबारा जहां पे मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक। नाइट्रोजन के लिए 293, ऐसी बेटे वैल्यूज नहीं याद करनी है, मैं 293 की वैल्यू लूंगा, और इसकी 34। तो विच गैस इज मोर सॉल्युबल, द ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी मोर सॉल्युबल। अब टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं। से नाइट्रोजन एट 293, नाइट्रोजन एट 303, तो आप देखिए KH की वैल्यू क्या कर गई, बढ़ गई 303 पे। तो नाइट्रोजन 303 केल्विन के ऊपर लेस सॉल्युबल होएगी एज कंपेयर टू 293 केल्विन। अब बताओ इस पेज पे सारी हम से 298 की वैल्यू पकड़ लेते हैं, ये वाली। तो बताओ सबसे ज्यादा इसमें से, इनमें से 298 टेम्परेचर फिक्स कर दिया ना, तो अगर टेम्परेचर ना फिक्स करता तो कंट्रोल, इनको कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं था। तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी गैस पानी के अंदर सॉल्युबल होगी, इन चारों में से? डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, विनाइल क्लोराइड। मीथेन, उसकी KH की वैल्यू सबसे कम है। और कौन सी गैस सबसे कम सॉल्युबल होगी, आर्गन, बिकॉज उसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये नीचे मैं आपको सिखा चुका हूं, राइट, जो भी लिखा है ये मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आप खुद पढ़ेंगे, एक बार रीड कर लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप समझ गए हैं कि एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। देखते हैं हेनरी लॉ हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास क्या क्या एप्लीकेशंस, क्या क्या, किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ in the production of carbonated beverages, soda, cold drinks. To increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks, the bottles are sealed, बंद कर दिए जाते हैं under high pressure. जब बॉटल को ओपन किया जाता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो गैस का प्रेशर उसके ऊपर कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बाहर आते हैं। एफर्वेसेंस मतलब बुलबुले उठना हो जाता है। आप ये देख पा रहे हैं, ढक्कन बंद है, ये वाला सीन, ढक्कन खुल गया है। तो ढक्कन खुल गया है तो आप इधर आते हुए प्रेशर को डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो उसमें जो गैस है वो बबल्स के रूप में बाहर आ जाएगी। हम आपको अगली एप्लीकेशंस पे लेके जा रहे हैं। अभी बैंड्स दिखाएंगे कि एक डाइवर, स्कूबा डाइवर्स जो सी के नीचे जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इंपॉर्टेंस की वजह से बच्चे मैं चाहूंगा कि आप ये पेज को मेरे साथ हम पढ़ते हैं। इन डीप सी डाइविंग, उसको स्कूबा डाइविंग बोला जाता है। The deep sea diver depends upon compressed air for breathing at high pressure under water. आपको याद होगा
पानी के अंदर जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। द कंप्रेस्ड एयर जो वो सी डाइवर अपनी पीठ पे लेके जाएगा, द कंप्रेस्ड एयर जो वो लेके जाएगा contains nitrogen in addition to oxygen which are not very soluble at normal pressure. नाइट्रोजन ऑक्सीजन है और वो कोई ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। ऑक्सीजन आप कह सकते हैं जिंदगी देता है, नाइट्रोजन सिर्फ लंग्स को वॉल्यूम दे रहा है खोलने के लिए। However, at greater depth, when the diver breathes in compressed air from the supply tank, more nitrogen dissolved in blood and other body fluids because the pressure at the depth is बहुत ज्यादा है as compared to atmospheric pressure. ऑक्सीजन ने तो कोई नुकसान नहीं करना है, बट नाइट्रोजन जैसे जैसे आप नीचे गए हैं आपके ब्लड के अंदर ज्यादा घुल गई है हेनरी लॉ के मुताबिक। नाउ व्हेन द डाइवर कम्स टुवर्ड्स द सरफेस द प्रेशर डिक्रीजेस। अब वो ऊपर आ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वही जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर बबल्स पैदा हुए थे, इसके खून के अंदर भी बबल्स आ जाएंगे। Nitrogen comes out of the body quickly forming bubbles in bloodstream. These bubbles restrict blood flow. जैसे नाली के अंदर वो बबल्स, एयर के बबल आ जाएं तो नाली रुक नहीं जाती है, तो वैसे ही हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही है, रुकनी शुरू हो जाएगी। And bubbles can even burst the capillaries or block them and starve the tissues of oxygen. This medical condition is दोस्तों known as bends. जब वो ऊपर आएगा तो क्या होने वाला है, उसके ब्लड के अंदर गैस के बबल्स पैदा शुरू हो जाएंगे। उस मेडिकल कंडीशन को बच्चों बेंड्स बोलते हैं, राइट। बेंड्स पेनफुल भी हैं और डेंजरस भी हैं और ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं। To avoid this condition, most professional divers these days use air diluted with helium gas. अब हीलियम गैस क्यों डाली? क्योंकि हीलियम गैस इज लिक्विफाइबल गैस। तो हम उनके लिए, ये मुझे डाटा बेटे कहीं ढंग से लिख के रखना, 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन के मुकाबले कम है, दोनों इनर्ट गैसेस हैं। Moreover, because of small size of helium atom, they can pass through cell walls without damaging them. कि उनका छोटा साइज है, वो सेल वॉल में से, सेल में से बाहर वैसे ही निकल जाएगी, बबल्स पैदा नहीं होंगे। The excess oxygen dissolved in blood is used in metabolism and does not cause the condition of bends. ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं करती है, प्रॉब्लम करती है जो नाइट्रोजन गैस होती है, वो प्रॉब्लम करती है। तो ये हम हेनरी लॉ की एप्लीकेशन से नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को घटा के और हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के कर सकते हैं। और दूसरा, वो स्कूबा डाइवर धीरे धीरे ऊपर आएगा, एकदम ऊपर नहीं आ जाएगा कि उसके सामने इमेजिन कीजिए कोई शार्क मछली आ गई तो वो जंप करके बाहर आ जाए। नो, इवन 2-3 दिन तक भी ये ड्रामा चलता रहता है, उनको अपना ध्यान करना पड़ता है। वो कहीं दोबारा अगर प्लेन में बैठ जाए तो उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्लेन में प्रेशर और कम होगा तो और दिक्कत आ सकती है, जो नाइट्रोजन 2 दिन पहले घुली थी। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। आपको पता है हाई अल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन का, लो अल्टीट्यूड पे प्रेशर ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। से सी लेवल पे हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, हाई अल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन कम जाएगी तो हमें सोचने में दिक्कत आएगी, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग हो सकती है, काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस को एनॉक्सिया बोलते हैं, राइट। लो अल्टीट्यूड को या सी लेवल को बेंड्स बोलते हैं बेटे, और इसको एनॉक्सिया बोलते हैं, राइट। हाई अल्टीट्यूड सिकनेस आप कह सकते हैं। फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, अब देखो सिंपल सी है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझिए। मैंने लंग्स का एक डायग्राम रखा है। हमने सांस लिया, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ गया,
ऑक्सीजन खून के अंदर, प्रेशर ज्यादा था, डिसोल्यूशन ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, लंग्स में ऑक्सीजन खून में चलेगी, हार्ट ने पंप मारा, उनको टिश्यू में पहुंचा दिया। टिश्यूज में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, ब्लड में से ऑक्सीजन बाहर आ गई। सेम टाइम टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में से अंदर आ गई, हार्ट ने फिर पंप मारा, फिर प्रेशर दिया और हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पहुंच गया लंग्स में। लंग्स में ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाती है, फिर दोबारा ऑक्सीजन आती है और ये काम चलता रहता है। ये डायग्राम मत बनाने बैठ जाना, ये सिर्फ आपको वैसे ही बताया था लंग्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर। तो बेटे अब हम प्रॉब्लम्स, राइट, न्यूमेरिकल्स ऑन हेनरी लॉस के ऊपर गए। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़िए, सिर्फ प्रॉब्लम पढ़िए, मिलके करेंगे। एनसीईआरटी है बच्चों। If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen would dissolve in 1 liter of water? पता है क्या करेंगे? देखो प्लान, पहले P is equal to KH into X से X कैलकुलेट करेंगे। अब X को हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, सिखाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हम मोल्स में कनेक्ट करेंगे, ये चीज है। तो पहला स्टेप आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालने का होगा। तो इसमें से P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, X इज इक्वल टू P बाई के एच आ गया बच्चों। प्रेशर कितना बच्चों नाइट्रोजन का, राइट, 0.987। डायमेंशंस लिख लेते हैं। के एच की वैल्यू कितनी है, 76.48। के का मतलब होता है किलो, 3 बार। ये 0.987 0.7648 इंटू 10 की पावर 4, राइट, 10 की पावर 5 बच्चे, ये ऊपर ले आते हैं 10 की पावर -5 और ये अप्रोक्सीमेटेड 1.29 इंटू -5 मोल फ्रैक्शन पे आ गया है। दैट इज मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, अभी आंसर नहीं आया। ये मोल फ्रैक्शन आई है बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन सेकेंड स्टेप में आ गया हूं, इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये मोल फ्रैक्शन आपकी बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बहुत कम है, सॉल्यूशन काफी डाइल्यूटेड। तो पानी के नंबर ऑफ मोल्स, पानी के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 55.5 होंगे। क्यों? 1 लीटर पानी इज इक्वल टू 1000 ग्राम पानी। आपको पता है 1000 ग्राम पानी के नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हैं, 55.5 ले लेते हैं। ये आपको मैंने मोलैरिटी वगैरह में सिखाया था पिछली उसमें। दैट इज 1.29 इंटू -5 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास आ गए 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 मोल्स। अब मोल्स को वो भाई आंसर उसने आपसे मिली मोल्स में पूछा था, राइट, ये देखिए ना, मिली मोल्स में पूछा है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मिली मोल्स होता है। मोल मोल का हैप्पी बर्थडे हो गया। तो आपके पास ये अगर मैं देखता हूं तो 0.716 मिलीमोल इज आपका आंसर आ गया। तो बच्चों
दैट इज द स्ट्रेटेजी। अब सुनो, मैंने किया, सॉल्व हो गया। प्लीज क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, थोड़ा रिवाइंड करो, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। और अभी बोर नहीं होना, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक? तो अच्छा रह सकते हैं, हम उससे निकाल सकते हैं। ये हिंट्स मैंने आपके लिए डाले हुए हैं बेटे, वही जो मैंने किया था एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज दिस मच। KH बता दिया गया, ठीक? ये KH आ गया ऑक्सीजन के लिए। If the partial pressure of oxygen is 0.2 under normal conditions, calculate concentration in mole per liter। तो इसमें भी तो वही स्टेप है बेटे, P is equal to KH into X। आंसर नहीं लेके आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो X is equal to P कितना बताया, 0.2, 4.34 into 10 raised to power 4 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपके यहाँ पे खत्म हो गया है, तो मेरा आंसर आ गया है तकरीबन 4.6 into -6, राइट? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हमने इनको मोल्स पर लीटर यानी कि मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय बच्चों 55.5 तो समझ आ गया होगा। 1 लीटर पानी इज इक्वल टू 55.56 मोल। पानी के लिए मोल फ्रैक्शन तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो 1 लीटर में ही आ रहा है। सो दैट इज 4.6 into -6 into 55.5। 55.5 into 4.6 लगभग 255 के आसपास होगा, -6 है तो 2.55 into -4 आपके पास मोलैरिटी कह लीजिए, मोल्स इन 1 लीटर कह दीजिए, ये वही तो है। अगेन टू बी सॉल्व्ड वंस अगेन, राइट? तो ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन, ठीक? प्लीज आप करेंगे, ये भी हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आंसर मैंने दे दिया है, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। थोड़ा सा होमवर्क भी देना है बेटे, होमवर्क, कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट, 1 लीटर ऑफ वाटर, तो P इज इक्वल टू KH इंटू X। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कैलकुलेट X। अरे इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो X नाइट्रोजन इज 0.02 by 28, 0.02 by 28 plus 55.4। सेकेंड स्टेप में अब आपके पास KH is equal to P by X और KH is the needed information here. But anyway, आप सॉल्व करने वाले हैं। होमवर्क, पॉज इट, सॉल्व इट। सीखना है तो इससे आगे मत जाओ। ऑल टू बी डन एज अ होमवर्क। मुझे चाहिए, हर हाल में मुझे चाहिए, ठीक है? तो इसके बगैर बात नहीं बनने की है, तो प्लीज आपको सॉल्व करने ही होंगे। आप ना तकरीबन 15-20 क्वेश्चन कर लो तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, हेनरी लॉ लोगों को करवाना शुरू हो जाओगे, ठीक? तो होमवर्क बेटे, इसलिए कह रहा हूं कि आंसर मैंने आपको दे रखा है, तो हिंट भी दे रखे हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। ये भी पहले एक वाला क्वेश्चन है, होमवर्क। क्वेश्चन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने इसको
आपके ऑब्जेक्टिव में भी और एनसीईआरटी में भी देखा है, तो मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा। आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा ये। H2S is a toxic gas with a rotten egg-like smell is used for qualitative analysis। दूसरी चीजों को गैस करने के लिए आता है। अगर solubility of the gas at STP is this much, calculate Henry law constant। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए बेटे हमें जो फाइनल स्टेप है उसके लिए KH इज इक्वल टू P बाय एक्स नहीं होएगा? अरे वही यूज किया ना, इट इज P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो KH इज इक्वल टू P बाय एक्स। अब P STP पे तो पता है, STP पे हमारे पास क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर। एट STP pressure is going to be 1 atmosphere, standard temperature pressure। मोल फ्रैक्शन निकाल लें। आपको दोस्तों 0.195 मोलल का क्या मतलब हुआ, दैट इज 0.195 मोल ऑफ H2S in 1 kg, 55.56 मोल ऑफ वाटर नहीं हो गया? Therefore मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना निकाला जी, 0.195 divided by 0.195 plus 55.5, ठीक है नहीं? ये आपके पास आ गया 0.0035। अरे इसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, तो KH इज इक्वल टू प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 0.0035, ठीक, यूनिट एटमॉस्फेयर क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 285 के आसपास, 285.7 एटमॉस्फेयर। अच्छा ठीक बच्चों, प्लीज डू इट। ये वाला क्वेश्चन ये वही है, ठीक है जी। इसमें ना आपको बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे, तो आपका दिल कर रहा होगा हो गया आ गया, नहीं बेटे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ऑल इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व इट। मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, राइट, थर्ड स्टेप, ये यहाँ से आगे जाने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज डू इट। तो अच्छा यहाँ से भी आगे जाने की बोल रहा हूँ, PTO होमवर्क बच्चे मस्ट डू इट। तो ये तो वही है ना, अच्छा वो मैं जानबूझ के इसको दोबारा ले आऊँ, तो इसको यहाँ रख देते हैं, खुद करेंगे ना। तो ये आपके लिए छोड़ दिया, पहले एक बार देख लेना, फिर यहाँ पे आप वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। Why do gases tends to be less soluble as temperature is raised? याद आ गया? आप बताएंगे कि डेसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। It is exothermic, so exothermic reactions are favored by decrease in temperature. Therefore, if you decrease the temperature, then the reaction moves in the forward direction और solubility बढ़ेगी। Homework, Henry law and important applications. Homework, NCERT। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसको करते हैं, पढ़ते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, तो बिकॉज NCERT है। Air is a mixture of number of gases. The major component are oxygen and nitrogen with approximately 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. Right? The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere.
ये वाटर है, उसके ऊपर प्रेशर ऑफ एयर 10 एटमॉस्फेयर है। इस प्रेशर ऑफ एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और चीजें भी है। कहते हैं इस डाटा से उसने हमें बता दिया ऑक्सीजन 20% बाय वॉल्यूम एंड 79% बाय वॉल्यूम। जैसे मोल फ्रैक्शन आप वेट से निकाल सकते हो, वैसे मोल फ्रैक्शन आप वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें बताइए तो कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन द वाटर। तो बच्चों हेनरी लॉ लगाते हैं, पहले डाल्टन्स लॉ लगाते हैं। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू P total into mole fraction of nitrogen in air। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के लिए P total कितना है बच्चों, और वॉल्यूम मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको दे रखा है 79%। सो दैट इज 79 into 100 into 100। क्या ये सही है? मोल फ्रैक्शन क्या गलती की थी, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज 7.9 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। अब देखो उसने जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो mm में दिया है। क्या आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm के बराबर। सो दैट इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 6004 mm आ जाएगा। डिट्टो से बेटे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, 10 20 बाय 100% है ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो दैट इज 2 एटमॉस्फेयर इनटू 760। तो एटमॉस्फेयर कट गया, 1520 mm आ गया। अब हमने मोल फ्रैक्शन निकाल ली, हेनरी लॉ हो गया, इज इक्वल टू राइट P बाय KH। प्रेशर नाइट्रोजन के लिए 6004 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के लिए 6.5 इंटू नाइट्रोजन के लिए चेक करना, आंसर छोड़ दूं आपके लिए। XO2 इस प्रेशर कितना आया था mm और 3.37 आंसर। राइट बच्चों, प्लीज डू इट, दिस इज एन NCERT प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट। दोबारा करिएगा प्लीज, छोड़ने नहीं है। होमवर्क I have discussed all of them, not a big issue. Please do it, complete it. वही क्वेश्चन, आगे हिंट्स दिए गए हैं, राइट। बेंड्स बताइए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने से ये बाहर क्यों निकलता है, ये देखिए, ठीक। थोड़े MCQ इसके ऊपर बेस्ड हम आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, ये करिए। अगले सेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए। क्वेश्चन आंसर 1 2 3 4 5 4 and 5 का हिंट, 6 and 7 6 and 7 का हिंट, 8 और 8 का हिंट, 9 IDJE and 9 का हिंट। प्लीज डू इट। सो बच्चों, हमने आपको आज के लेक्चर में क्या बताया, solubility
of the gas, एक सेकेंड बेटा, of as for solubility of the gas and liquid depends upon nature. नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जितना विंड वॉल कांस्टेंट ए ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर के घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैस की लिक्विड के अंदर। तीसरा प्रेशर, प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और हमने आपको हेनरी लॉ के बारे में बताया। P is equal to KH into X के ऊपर मैंने 35 क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए और कुछ आपको मैंने दिए। अब आप में से यहाँ पे दो प्रकार के लोग होंगे, एक चलो हो जाएगा, एक होंगे नहीं, आज सोना नहीं है जब तक ये क्वेश्चन आपके पूरे ना हो जाए। मुझे वो सेकंड टाइप ऑफ बच्चे चाहिए बेटे। प्लीज डू इट, दैट्स रिक्वायर्ड। और अगली क्लास में मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह पे ले जाऊंगा, बड़े अच्छे टॉपिक्स में इंट्रोड्यूस करूंगा। वेपर प्रेशर क्या है, इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या अंतर है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया कैसे जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट को घटाया कैसे जा सकता है, और हम एक नया लॉ हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी, अब रॉल्ड्स लॉ की तरफ हम बढ़ने वाले होंगे, राइट? तो बच्चों आज का हमारा था सॉल्यूशन 4, हम अगली क्लास में सॉल्यूशन 5 लेके आएंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए और इसको पूरे तरीके से आप कवर करेंगे। सो कंटिन्यूड विद इवेपोरेशन इन द नेक्स्ट क्लास। सॉल्यूशन हम 5 में घुसेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ ताकि लिंक बनता रहेगा ना उससे। सो वी विल बी गोइंग टू सॉल्यूशन 5, कंटिन्यूड इन। सो तब तक के लिए जय हिंद, बाय, गॉड ब्लेस यू।